स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की आज की मीटिंग से जुड़ी खबरों के साथ। टीम 11 के साथ सीएम योगी की मीटिंग आज खत्म हो चुकी है। लॉकडाउन 3 के लिए जो नई एडवाइजरी जारी की गई है उस पर मंथन हुआ और उस पर फैसला लिया गया। इंडस्ट्री शुरू करने के लिए नए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। क्वारंटीन सेंटर और कमेटी सेंटर पर सतर्कता बरती जाएगी। बाहर से आए श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और यहां की स्थिति क्या है इसके बारे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी ली और साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए हैं। सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है, मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। 14 दिन तक क्वारंटीन में रखकर उसके बाद इनके घर तक इन्हें पहुंचाया जाएगा। जरूरतमंदों तक भोजन की व्यवस्था जो है वो लगातार जारी रखी जाएगी। कई अहम बात आज की मीटिंग के बाद सामने आई है। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने जो निर्देश दिए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रवासी कामगारों की आमद देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 12 से 15 लाख क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। निर्देश पहले ही सीएम ने दे दिए थे कि 12 से 15 लाख लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर बन जाने चाहिए। 10 लाख लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर पहले ही बना लिए गए थे। शेल्टर होम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम, एसएसपी और सीएमओ खुद क्वारंटीन सेंटर्स का जायजा लेंगे। ये निर्देश भी सीएम की ओर से। अधिकारी हर कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करते रहेंगे वक्त वक्त पर। ये निर्देश भी दिए गए हैं कि कहीं कोई कोताही, कोई लापरवाही ना हो। शुद्ध पेयजल, ताजा भोजन, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और दुरुस्त होनी चाहिए। सख्ती से इसका पालन होना चाहिए। जल्द से जल्द 15 लाख कामगारों को रोजगार उपलब्ध करा सके प्रदेश और इसके लिए जो काम चल रहा है उसमें तेजी की बात भी कही गई है। निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कि प्रवासी कामगारों के लिए तेजी से तेजी रोजगार के जो मौके हैं वो उपलब्ध हो, इस दिशा में काम होना चाहिए। गुजरात से 2 और ट्रेन प्रवासी कामगारों को लेकर पहुंचेगी। कल महाराष्ट्र से 3 ट्रेन पहुंचने वाली है। दिल्ली, एमपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में श्रमिक लौट रहे हैं। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, आज की टीम 11 की मीटिंग हुई, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, हर रोज की तरह चर्चा और जरूरी निर्देश। इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 3 की जो रूपरेखा है उसके हिसाब से प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ जाती है और दूसरे जो मजदूर, प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर से, उनके लिए इंतजाम। देखिए, बिल्कुल मेनका, टीम 11 की बैठक का उद्देश्य यही होता है मुख्यमंत्री का। और आज जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है, कृषि उत्पादन आयुक्त जो आलोक सिन्हा है उनको कहा है कि जो मजदूर, जो कामगार श्रमिक हैं हमारे, उनको तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। हालांकि सरकार इसको लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है और हमने सबसे पहले चलाया हुआ था इस खबर को। अब तत्काल उनको रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही। दूसरी बात उन्होंने आज कहा है कि आज लॉकडाउन 2 समाप्त हो रहा है, कल से लॉकडाउन 3 होगा, तो उद्योग धंधे किस तरह से चलाए जाएंगे उसकी गाइडलाइन जारी किया जाए। और आज ही लॉकडाउन 3 के लिए सरकार की तरफ से उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शाम तक ये गाइडलाइन जारी कर दिया जाए, जिससे जिलों में वो जो सूचना है पहुंच जाए कि आखिर लॉकडाउन 3 में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएम और एसपी खुद जाए कम्युनिटी किचन पर, वहां निरीक्षण करें, जो शेल्टर होम है वहां निरीक्षण करें। 15 से 20 लाख आज सीमा बढ़ाई है मुख्यमंत्री ने। जो 12 से 15 लाख था उसको उन्होंने कहा कि 15 से 20 लाख लोगों के रहने के लिए शेल्टर होम बनाया जाए और उसमें कम्युनिटी किचन के जो भोजन हो वो अच्छे हो, उत्तम व्यवस्था हो और जो लोग समय पूरा कर चुके हैं क्वारंटीन का उन्हें उनके घर राशन, जो गाइडलाइंस केंद्र की है उनके हिसाब से, और आज शाम को यूपी की गाइडलाइंस भी आ जाएंगी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। जो लोगों के मन में अभी भी संदेह कि ग्रीन जोन में कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, क्या सभी दुकानें खुल जाएंगी? जरूरी के सामान के साथ साथ गैर जरूरत के सामान की जो दुकानें हैं वो भी खुल जाएंगी, लिकर शॉप्स भी खुल जाएंगे? कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मेनका, 2 बातें मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सारी दुकानें नहीं खुलेंगी ग्रीन जोन में भी। ग्रीन जोन में जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। कुछ ज्यादा सर्विसेज जरूर दी जाएगी, जो दुकानें एकांत में है उसको खोल दी जाएगी। जैसे लिकर की बात की जा रही तो लिकर में भी कहीं बड़ी दुकानें, मॉडल शॉप, ये सब नहीं खुलेंगे। जो अलग अलग दुकानें हैं जो सुनसान जगहों पर है उसको खोलने की तैयारी सरकार कर रही है। और सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर 5 आदमी से अधिक नहीं रह सकता उस दुकान पर। इन सब
सब को लेकर गाइडलाइन तैयार की जा रही है और सरकार की तरफ से कहा गया कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसी को हूबहू उत्तर प्रदेश सरकार लागू करेगी। और अजीत, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। खासकर हमने देखा कि जहां पर भी अगर कोई दुकान खुलती है, कोई एक दुकान, तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो लिकर शॉप हो या फिर इस तरह की दूसरी दुकान है, जरूरत की चीज, गैर जरूरी चीजें, और उन दुकानों पर भीड़ ना इकट्ठा हो, ये एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने। अजीत, इस वक्त धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हुए थे, खासकर जो श्रमिक हैं, उन्हें स्पेशल ट्रेन से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लाया जा रहा है। आज लखनऊ सुबह करीब 6 बजे यहां एक ट्रेन पहुंची है। स्पेशल ट्रेन लखनऊ से बसों के जरिए इन लोगों को उनके जिलों तक पहुंचाया जा रहा है। तो करीब 800 श्रमिक पहुंचे स्पेशल ट्रेन से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मेडिकल चेकअप के बाद इन्हें अलग अलग बसों में बिठाया गया और फिर उन बसों के जरिए अलग अलग जिलों तक इन लोगों को ले जाया गया। के प्रवासी मजदूरों को लेकर के जो विशेष ट्रेन है वो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है और देख सकते हैं आप कि 02121 ट्रेन का नंबर है। ये स्पेशल श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जो खास तौर पे उन लोगों के लिए चलाई गई थी जो महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और इनकी सूची जो है वो स्टेशन पर जारी भी कर दी गई है, जिसपे ये साफ साफ बताया गया कि किस जिले से कितने मजदूर जो है वो नासिक में फंसे हुए थे और अब वो आ रही हैं। देख सकते हैं आप कि देखिए ट्रेन के अंदर वैसे तो आम दिनों में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है, इसीलिए आपको, हालांकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 850 मजदूर हैं जो इस ट्रेन के जरिए आ रही हैं। क्या नाम है? सूर्यदेव। कहाँ से आए? मुंबई से। कितने साल से रह रहे थे वहाँ पे? कितने साल से रह रहे थे वहाँ? साल भर से। अच्छा, अभी कैसे पता चला कि ट्रेन चलने वाली है वहाँ पे? वो हम लोग को उधर 1 महीना रखा, वहीं भेजा। से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के जोरा में पति ने पत्नी की नाक काट दी है। पत्नी का आरोप है कि पति उसके चरित्र पर शक करता था और इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है। पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। पति को पत्नी के कैरेक्टर पर शक था, ये कहना है पत्नी का, और इसी वजह से उसके पति ने इस वारदात को अंजाम दिया और पत्नी की नाक काट दी। पूरा मामला जो है वो थाने तक पहुंचा और अब आरोपी पति हिरासत में है। और अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो और ना ही सुनी हो। आपने अक्सर सुना होगा कि अजगर बड़े बड़े जानवरों को निगल जाता है, लेकिन आज अजगर को निगलने वाला एक कोबरा दिखाते हैं आपको इन तस्वीरों में, जिसने अजगर को ही निगल लिया। अजगर को दूसरे जानवरों का शिकार करते तो आपने देखा होगा, लेकिन अजगर ही शिकार बन जाए ऐसी तस्वीरें बहुत ज्यादा नहीं आती। शायद ये पहली तस्वीर होगी इस वक्त आपके सामने। रामनगर के क्यारी गांव में ऐसा नजारा देखने को मिला जब किंग कोबरा ने कई फीट लंबे अजगर को निगल लिया। तो ये तस्वीरें रामनगर की दिखा रहे हैं। किंग कोबरा जो कि भारी भरकम अजगर को निगल लिया इस किंग कोबरा ने और फिलहाल आराम फरमाता दिख रहा है। जब पेट पूजा हो गई तो आराम फरमाता दिख रहा है ये। अक्सर हमने अजगर को देखा है कि वो बड़े बड़े जानवरों को भी निगल जाता है, लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर है। उधर ग्वालियर पुलिस ने 22 मुसाफिरों को ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा। ये ट्रक इंदौर से यूपी आ रहा था। ट्रक में प्याज के बोरे भरे हुए थे और उन्हीं प्याज के बोरों में छिपकर लोग बैठे थे। छतरपुर, इटावा और मैनपुरी की ये सभी निवासी हैं। कंपू पुलिस ने शिवपुरी लिंक रोड पर इस ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीएम योगी बार बार अपील कर रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें लाने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन जो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो डरे सहमे हैं, जिनके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, खाने को दिक्कत हो रही है, दूसरे राज्यों में मौजूद हैं और वो उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़े हैं, कोई पैदल तो कोई इस तरीके से दूसरी गाड़ियों में छिप छिपाकर।
आने वाली नहीं, इसमें बिस्किट विस्किट पैकेट होने दिलवा दो। कितने आदमी भरे जाओ नीचे उतरा। और यहाँ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल, और इनकी परेशानी का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि इतनी गर्मी में और इस तरीके से गाड़ियों में भर भर कर ये अगर जा रहे हैं तो वाजिब सी बात है इनके पास कोई बहुत गंभीर वजह होगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एटा से ये खबर, जहां पर पति ने केरोसिन तेल डालकर सिगरेट से पत्नी को जलाया है। पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबर है कि पहले आरोपी ने महिला की पिटाई की और उसके बाद उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव नंगला पंडा की है। जलेसर कोतवाली की ये घटना दिखा रहे हैं, जहां पर एक पति ने पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोप है पत्नी का कि पहले तो पति ने केरोसिन तेल डाला और उसके बाद सिगरेट से जलाने की कोशिश की, और इस बीच झुलस भी गई है पत्नी। किसी तरीके से इसने खुद को बचाया और उसके बाद थाने तक पहुंची। मामला दर्ज हो गया है और हॉस्पिटल में फिलहाल महिला का उपचार भी हुआ है। संभल से खबर, जहां पर 2 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक की उम्र 11 साल और दूसरे की 14 साल बताई जा रही है। दोनों को ही कोरोना संक्रमण हुआ है। बच्चों को जमातियों से ये संक्रमण पहुंचा है बच्चों तक। कोरोना जमातियों को ठहराने वाले मालिक के बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सदर कोतवाली के नई सराय में मिले हैं ये केस। दोनों ही जिले में इस वक्त 23 है कोरोना मरीजों की संख्या। तो संभल में ये चिंताजनक तस्वीर, जहां पर 2 बच्चे, एक की उम्र 11 और दूसरे की 14 साल, और दोनों ही बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं के घर में कुछ जमाती छिपे हुए थे और जिनके संपर्क में आने की वजह से ये बच्चे भी इन्फेक्टेड हुए हैं। लखनऊ में भी तमाम कवायदों के बावजूद लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब 4 नए केस मिले हैं। 3 कोरोना संक्रमित व्यापारी हैं। केजीएमयू की संक्रमित स्टाफ के संपर्क में आया एक शख्स भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। सब्जी मंडी में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ऐसे में अगर यहाँ पर संक्रमण होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस वक्त लखनऊ में 237 है कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या। उधर आगरा में आज फिर 17 नए केस जुड़ गए और जिसके बाद से आगरा की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर। यहां पर टोटल 443 है कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या, और आगरा में लगातार कोरोना केसेस की संख्या में इसी तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं पर हॉटस्पॉट्स की बात करें तो 39 ऐसे इलाके हैं पूरे शहर में जो कि बहुत ही खतरनाक इलाके के रूप में चिन्हित हुए हैं, हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित हुए हैं। उधर मेरठ में जिला हॉस्पिटल का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया गया। 143 सैंपल जांच के लिए यहां पर भेजे गए थे, जिसमें से 1 पॉजिटिव मिला है। कानपुर से आ रही खबर इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहां पर 10 पुलिसकर्मी यानी कि कोरोना योद्धा वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। महिला इंस्पेक्टर, डीआईजी के पीआरओ कोरोना पॉजिटिव मिले। कानपुर में अब तक 235 लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके हैं। और खबर संभल से, जहां पर दुकान खुलवाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। एक पक्ष ने दुकान खोलने का दबाव बनाया था, जबकि दुकानदार ने दुकान खोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से पथराव और मारपीट हुई और इस हमले में 2 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को हिरासत में लिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस यहाँ पहुँच गई है। जब ये जानकारी हुई है कि झगड़ा किस प्रश्न में हुआ, तो ये हुआ कि परचून की दुकान खुलवाने के लिए एक पक्ष ने दबाव बना रहा था। तो दुकान वाला कहा कि दुकान हम नहीं खोलेंगे, प्रशासन का आदेश है, दुकान अब कल सुबह खुलेगी। इस पर दूसरे पक्ष ने उससे मारपीट किया है
उस पर ईंट पत्थर से मारे हैं, उसके सर में चोट आई है और पुलिस पहुंच के उनके हमलावरों के घर पर दबिश दी है, जिसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनको थाने भेजा गया है। चंदौली में मामूली बात पर एक दबंग घर में घुस गया, जान से मारने की धमकी दी और इसके पास पिस्टल भी थी। बलुआ थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव का ये मामला है, जहां पिस्टल लेकर पहुंचा था और परिवार के एक सदस्य के ऊपर इसने पिस्टल तान भी दी थी, लेकिन तभी परिवार के सदस्यों ने इसे ही दबोच लिया। एक शख्स ने पिस्टल को पकड़ा और दूसरे ने इस दबंग को, और परिवार के ही एक सदस्य ने ये पूरा वीडियो बनाया अपने फोन पर और इस वक्त ये वीडियो वायरल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दबंग लड़के के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। दबंग लड़के की एक और तस्वीर इसी बीच सामने आई है और इस तस्वीर में भी इसकी जेब में एक पिस्टल दिख रही है। 9 mm की ये पिस्टल है। ऑडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि जो परिवार जिसको धमकी देने पहुंचा था, ये शख्स उसी परिवार का कोई सदस्य पुलिस को या फिर किसी और को फोन पर जानकारी दे रहा है कि 9 mm पिस्टल के साथ ये पहुंचा है धमकी देने के लिए। उधर जम्मू कश्मीर से देश को सदमा देने वाली खबर आई। यहां पर हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हो गई। 2 आतंकियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया, लेकिन इसी बीच हमने अपने 5 जवानों को खो दिया। 4 जवान सेना से जुड़े हैं, जिनमें एक कर्नल, एक मेजर है और 2 जवान हैं, जबकि एक जम्मू कश्मीर पुलिस का इंस्पेक्टर भी है शहीद होने वालों में, जिन्होंने शहादत दे दी। हालांकि सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, ये एक उपलब्धि है। हंदवाड़ा में ये मुठभेड़ की जो खबर आई वो कल ही आई थी, शनिवार को ही मुठभेड़ हुई थी। सेना को ये जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी किसी घर में छिपे हुए हैं, जिसके बाद यहां पर सेना की टुकड़ी पहुंची थी आतंकियों की तलाश में। लेकिन चूंकि ये रिहायशी इलाका था और ऐसे में सेना के जवान बहुत बच कर कदम उठा रहे थे। खबर ये भी थी कि जिस घर में आतंकी छिपे हैं वहां पर उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों को बंधक बना के रखा है। जब हमारे सेना के जवान वहां पहुंचे तो सभी स्थानीय लोगों को आतंकियों के चुंगल से छुड़ा लिया गया, लेकिन इसी बीच हमने अपने 5 जवानों को खो दिया है। खबर यह है कि उस घर में जैसे ही सेना के ये 4 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का इंस्पेक्टर दाखिल होता है, उनका संपर्क बाकी साथियों से कट गया और उसके बाद गोलीबारी की आवाज आई, जिसके बाद सेना के जवानों ने आशंका यही जाहिर की जा रही थी कि अनहोनी की आशंका जाहिर की जा रही थी और आज सुबह ये पुश हो गई खबर कि हमने अपने 5 जवानों को खो दिया है। देश ने अपने 5 वीर सपूतों को खोया है। हालांकि हमने 2 आतंकियों को जरूर ढेर किया है। इधर ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये बदमाश हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश जिसे गोली लगी है वो दोनों ही पकड़े गए, लेकिन इनके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, नकदी और 2 तमंचा और एक बाइक बरामद की है। उधर आगरा में एक डेयरी वाले को 113 करोड़ रुपए का बिजली बिल आया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह बिल सिर्फ 1 महीने का है। थाना बरहन इलाके का यह पूरा मामला। डेयरी मालिक भी परेशान कि आखिर इतनी ज्यादा रकम वाला बिल उसके पास पहुंचा कैसे। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी कुछ भी साफ साफ नहीं कह रहे हैं, बस इतनी बात वो कह रहे हैं कि ये एक मानवीय भूल हो सकती है, मानवीय भूल ही है जिसे दूर कर लिया जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर को मिली धमकी की निंदा की है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन जी को पश्चिम एशियाई देशों से धमकी मिलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। उच्च अधिकारियों द्वारा इस कायराना कृत्य की जांच की जाएगी और धमकी देने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, डिबेट का नंबर 1 शो है आर पार और इसी शो के दौरान न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को AIMIM नेता ने धमकी दी थी। हैदराबाद में पुलिस टीम से बदसलूकी करने को लेकर अमीश देवगन ने उनसे सवाल पूछा था, तो AIMIM नेता और पार्षद मोहम्मद मुर्तजा
वो भड़क उठे और उन्होंने चलते बुलेटिन में मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को धमकी दी, जिसके बाद अरब देशों से धमकी भरे फोन आने लगे और मामले में नोएडा के थाना 20 में सेक्टर 20 के थाने में न्यूज 18 की ओर से केस दर्ज कराया गया है। दो दिन पहले का ये प्रोग्राम, जिस दौरान चलते बुलेटिन में अमीश देवगन को धमकी दी AIMIM पार्षद ने, और उसके बाद कल सुबह से ही अरब देशों से लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे और फोन पर भी उन्हें अमीश देवगन को जान से मारने की धमकी दी गई। उनके परिवार के लिए, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। हमने इस खबर को भी दिखाई कि हम डरेंगे नहीं, न्यूज 18 किसी से डरता नहीं है, जो सच्चाई है वो हमेशा सामने रखते रहेंगे, जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे और जिनसे सवाल उठाना चाहिए उनसे सवाल भी करेंगे, फिर चाहे कोई कितनी ही धमकी क्यों ना दे। इसी मामले में अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।